नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज का ये वीडियो ई बुक रिवीजन के ऊपर होगा। ये आप लोगों का ही डिमांड है कि सर हमने जो ई बुक लिया है इसे हम अपने हिसाब से तो पढ़ ही रहे हैं, आपका अगर साथ मिल जाए तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी सत्य लग रहा है। तो आज हम जो है इसे स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा जैसा हमें बीच बीच में टाइम मिलेगा मैं आपको ये रिवीजन क्लास भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज का जो ये रिवीजन का स्रोत यानी पेज है तो शुरुआत से लेकर मात्र 15 पेज करेंगे, है ना। उससे हम बेतरतीब 30+ क्वेश्चन को उठाएंगे और फैक्ट के साथ समझाएंगे, तो आपका रिवीजन एक अच्छे वे में वन शॉट के जैसा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दुनिया की कोई भी एग्जाम देना हो इंडिया में, है ना, बैंकिंग को छोड़ के और नर्स का एग्जाम छोड़ के, जो नर्स का एग्जाम होता है, बाद बाकी हर जगह एप्लीकेबल है हमारा कंटेंट। अगर आपको रेलवे का, एसएससी का, बिहार एसएससी इत्यादि का कंटेंट चाहिए हमारी पेड वाली, तो आप जो है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये कितने कारगर है अब ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे एग्जाम इसके साक्ष्य हैं, गवाह है ना, और कई सारे बच्चे के मुँह से आप सुने होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, अगर आपको लिंक से जाना है तो भी आपको व्हाट्सएप पे जाना होगा। अलाउ कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ले जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा, वहां से कंटेंट बाय कर सकते हैं बात करके। पहला जो प्रश्न है, अब तक भारतीय संसद का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाई गई है। देखिए भारतीय संसद किस किस से मिलके बना होता है। सबसे पहले तो ये बात, सबसे पहले संसद का जिक्र है आर्टिकल 79 में। ये मिलके बने होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा लोकसभा को अपन लोअर सदन कहते हैं, लोअर असेंबली, लोअर सदन या निम्न सदन। राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, यूएस लिख देता हूं यहाँ पे। और प्रेसिडेंट जो है ये कार्यपालिका का प्रधान होते हैं या फिर भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, संसद के अभिन्न अंग होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये जो भी कहिए, राष्ट्रपति साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा संसद की झलक। अब हम आ जाते हैं कि भाई संसद की कार्यकाल जनरली 5 वर्षों का होता है। लोकसभा की बात हो रही है सर, और राज्यों में विधानसभा जो विधायिका के, राज्य विधायिका के अंतर्गत आएंगे, तो इनके 5 साल के कार्यकाल होते हैं, है ना। राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों अलग चीज है ना। ये अपर सदन होते हैं राज्य में और ये केंद्र में। इनके कार्यकाल जो है परमानेंट होती है, ये कभी भी जो है आपका विघटित नहीं होते हैं, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिलहाल मैं इसकी बात इतना ही समझा के छोड़ूंगा, बाद बाकी चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं फैक्ट के साथ। देखिए तो जो आपका संसद का कार्यकाल है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में एक बारी बढ़ाया गया था कि भाई अब लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होगा और विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्षों का होगा। हालांकि इस बात को रिवर्ट कर लिया गया, जैसा कि आज आप जानते हैं कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन जो है इसी में स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे, एसएससी कमेटी की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह कमेटी है ना, इसके अनुशंसा पे जो है संविधान में 10 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज 10 प्रकार के भले ऐड किए गए उस समय, लेकिन जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ये मात्र 8 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी को ही सुझाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज है आपके संविधान में। जो लास्ट है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, जो पेरेंट्स या माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो भी 14 वर्ष से कम है उनको शिक्षा दिलाया जाए। तो ये 42वां संविधान संशोधन का जाल है थोड़ा सा। इसे अपन क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन के तहत मैंने कहा था कि डीपीएसपी में 4 नए जो है आर्टिकल का प्रावधान भी किया गया, है ना। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज जो पहले स्टेट सूची में था उसे जो है कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, जैसे शिक्षा इत्यादि को, है ना। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी बात आप क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में अगर अभी आप लोकसभा में कुल कितने सांसद होते हैं या फिर लोकसभा में कुल कितने सीट होते हैं, तो आप कहेंगे 550 होते हैं। पहले 552 हुआ करता था। जो एंग्लो इंडियन वाला था उसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया। अगर आज भी क्वेश्चन पूछे कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करते थे लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट कितने एंग्लो इंडियन की, तो 2 और कौन सा
आर्टिकल काम करता था इस पे, तो 331 आर्टिकल काम करता था। उसी प्रकार से राज्य के विधानसभा में, है ना, जो है गवर्नर नियुक्त करते थे एंग्लो इंडियन के, कितने, एक, और कौन सा आर्टिकल काम करता था यहाँ पे, तो 333 आर्टिकल काम करता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज जो 550 का ढांचा है कुछ इस प्रकार से है, 530 आपका आएगा स्टेट से और यूटी के लिए जो है 20 आरक्षित है। ठीक है, अभी जो आपका लोकसभा चल रहा है 18वां, ये 543 सीट के अनुसार चल रहा है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है, लगातार दूसरी बार, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। लोकसभा में एंट्री अगर आपको चाहिए तो आपका एज होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है, परंतु जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, है ना, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये एक वीवीआई पॉइंट है लोकसभा से, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की खेल में कुल कितने मिनट के लिए खेली जाती है। देखिए, जो बास्केटबॉल का खेल है ये आपका 40 मिनट के लिए खेली जाती है ना, ये जो है आपका 40 मिनट के लिए खेली जाती है। लेकिन जो आपका एनबीए होता है ना, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी खेल की बात करेंगे तो ये 48 मिनट की होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कहेगा तो 40 मिनट, और जो घरेलू बास्केटबॉल होती है ये 48 मिनट की खेल होती है। दोनों में 4-4 क्वार्टर होते हैं, यानी 4 क्वार्टर 4 भाग में बांट देंगे तो 10-10 मिनट का एक क्वार्टर होता है। यहाँ पे 12 मिनट की एक क्वार्टर हो जाएगी। तो ये बास्केटबॉल को याद रखना है, 40 मिनट की होती है, 4 क्वार्टर में खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, है ना। तो ये 10-10 मिनट के एक क्वार्टर होंगे। और जो आपका एनबीए के अनुसार खेला जाता है ये 48 मिनट का होता है, जो 12-12 मिनट की एक क्वार्टर खेली जाती है। इनके अलावा बास्केटबॉल में 5 गो खिलाड़ी होता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये खेल यूएसए से आया है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जो है आपका फुटबॉल, ये सब जो इतने भी बॉल वाला है, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, इनको जरूर खिलाड़ियों भी याद रखिएगा। बास्केटबॉल में जो है 5 गो होता है, बेसबॉल में आपका 9 गो होता है, वॉलीबॉल में आपका 6 गो होता है, फुटबॉल में आपका 11 गो होता है, रग्बी फुटबॉल में आपका 15 गो होता है। इस प्रकार से जो है आपका ध्यान रखना है जी खेल वाला। ठीक है, इसके अलावा हॉकी में पूछा जाता है कितने मिनट का, तो हॉकी खेल 60 मिनट का होता है। वहीं पे फुटबॉल खेल जो है ये 90 मिनट का होता है। ये सब आपको ध्यान रख लेना है खेल की अवधि, है ना। हम चलते हैं आगे। अगला है कि केरल में प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस देवी देवता को समर्पित है। जो केरल में आपका ओणम का त्योहार होता है ये महाबली या फिर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। तो एक तो राजा महाबली हो सकता है, या फिर भगवान विष्णु भी हो सकता है, या वामन भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में जब पूछेगा कि ओणम त्योहार में डेटी कौन सी होती है या फिर देवी देवता कौन से होते हैं। ओणम त्योहार जो है ये फसल से संबंधित त्योहार है, जो केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये 10 डेज वाला त्योहार है ना, ओणम, है ना। आपका सेक्रेनी फेस्टिवल जो है नॉर्थ ईस्ट का, ये भी 10 दिन तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है ये भी 10 दिन तक मनाया जाता है। दशहरा त्योहार जो है ये भी लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन जो बस्तर दशहरा है वो 75 दिनों तक मनाई जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये भी 10 दिनवा त्योहार है ओणम। इसी ओणम त्योहार के अवसर पे जो एक आपका बेल्लम कली है ना, बेल्लम कली वोट रेसिंग जो आपका प्रतियोगिता होता है ना, ये आपका जो होता है ओणम त्योहार के अवसर पे ही होता है केरल के अंदर। केरल के अंदर बहुत सारे त्योहार है, जिनमें 2 आपका पहले नृत्य याद रख लेना है। दोनों शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली, है ना। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य जरूर याद रखना। केरल का है मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहते हैं, सिर्फ महिला ही भाग लेती है ना। इनके अलावा केरल में और आएंगे, केरल में जो है एगो मंदिर के अंदर जो त्योहार होता है वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अट्टुकल पोंगल, है ना। अट्टुकल पोंगल जो है ये आपका केरल में मनाया जाता है और खाली पोंगल तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल भगवती मंदिर केरल में मनाया जाता है ना। गुरुवायूर मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये सब भी केरल के अंदर स्थित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। मसालों का बगीचा कहा जाता है, साइलेंट वैली परियोजना केरल के अंदर है ना। केरल के अंदर और भी अगर आप केरल के अंदर और भी जाएं तो थोड़ा सा मसालों का बगीचा बता ही दिया था, है ना। हम चलते हैं आगे, और भी कुछ याद आता है केरल के बारे में तो जरूर बताऊंगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक इदुक्की परियोजना पूछा जाता है आपके केरल से, जो पेरियार नदी पे है ना। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है। इसके अलावा एक चीज और, जो आपका पश्चिमी रीजन की सबसे टॉप पीक है अन्नामलाई, ये भी आपका जो है केरल में ही स्थित है। ठीक है भैया, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ केरल की बातें आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा केरल अभी हाल में ही अपनी विधान
विधानसभा में इस स्टेट का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अब इसका नाम अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केरलम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। सतलज नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होती है? देखिए सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये आपका होता है भैया, सतलज नदी का नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, चेमाड्यूंग से आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। और सतलज नदी का होता है राक्षस ताल से, है ना, राक्षस ताल या राकस ताल, कुछ भी लिख दीजिए, राकस ताल या राक्षस ताल, यहां से आपका सतलज नदी निकलता है। और चेमाड्यूंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलता है। और एगो वहीं पर ही और ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू, यहां से आपका निकलता है सिंधु नदी। ये तीनों के तीनों नदी मानसरोवर के समीप तिब्बत से निकलती है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना, तिब्बत के मानसरोवर के समीप से जो है निकलती है ये तीनों नदी, सिंधु हो गया, सतलज हो गया और आपका ब्रह्मपुत्र हो गया। ये तीनों को अलग अलग ग्लेशियर भी कहा जाता है। इनके अलग अलग अपना नाम भी है। सिंगी खंबाब सिंधु को कहते हैं, लेंगचेन खंबाब सतलज को कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को वहां पे सांगपो कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, ज्यादातर आप यही पढ़ते हैं। लेकिन सिंधु का पूछे तो सिंधु का अगर पूछ दिया कि भाई तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है तो इसे सिंगी खंबाब या सिंग मुंह कहा जाता है, शेर मुंह, है ना। देखिए सिंगी खंबाब इसे कहा जाता है, सिंगी खंबाब, इस प्रकार से इनका नाम है तिब्बत के अंदर। और यहीं पे जो आपका सतलज नदी है इसे कहा जाता है भैया वहां पे लेंगचेन खंबाब, है ना, लेंगचेन खंबाब कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख लेंगे, अच्छा रहेगा। इसके अलावा नदी के बारे में और भी क्या कुछ पढ़ना है आपको? पेनिनसुलर इंडिया की नदी पढ़ना है और हिमालय से निकलने वाला नदी पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी सीरियल के लिए जो 36 वाला क्लास चल रही है न्यू एसएससी सीरीज, उसके क्लास नंबर 7 या 8 में अच्छे से दोनों को अंतर विभेद करके मैंने समझा दिया है। आई होप आप देखते होंगे। देखिए बेटा, आप दुनिया के लिए एक आदमी हो सकते हो, एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप अपने घर के लिए एक दार्शनिक से कम नहीं हो, आप अपने घर के लिए एक टर्मिनेटर हो, आप अपने घर के लिए एक समाज सुधारक हो, आप अपने घर के लिए आप वो हरिकेन हो जो दिशा बदल देगा अपने आने वाले पूरे जनरेशन का। समझ रहे हो? तो भैया दुनिया कुछ भी कहे, आप अपनी पढ़ाई निरंतर चालू रखिए। एक दिन 2 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कम पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए। एक दिन 18 घंटा पढ़ लिया और अगले 10 दिन कुछ नहीं पढ़े तो 18 साल पीछे कर देगा आपको, है ना। तो पढ़ते रहिए, बातों को लिंक करना सिखाता हूँ एक क्लास से दूसरे क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, मेरे कम व्यू पे मत जाइए, है ना। मैं आपको बता दूं कि ईमानदारी की राह बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो मैं बहुत दिनों से फील कर रहा हूं जब से होश संभाला हूं। तो मुझे ये कम व्यू आना नहीं देखना, ये चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा था। ठीक है भाई, तो आप लोगों को निरंतर जुड़ा रहना है अगर पूरे फायदा चाहते हैं तो, है ना। तो ये जो है ये तीनों ग्लेशियर भी ध्यान रखिएगा, तीनों नदी की अपनी अपनी अलग अलग नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु जल विवाद मैंने कल ही बताया था आपको। कोई बच्चा कब हुआ था सिंधु जल पे समझौता? 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का 14, अच्छा सिंधु सतलज नदी से एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भाखरा नांगल परियोजना है ना, ये आपका सतलज नदी पे है, भाखरा नांगल परियोजना। और ये भाखरा नांगल परियोजना इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्रेविटी वाला परियोजना है, यानी गुरुत्वीय बांध कहेगा ना तो अभी भी सबसे ऊंचा जो है आपका भाखरा नांगल बांध ही है। वैसे ओवरऑल सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। ठीक है भैया, तो ये दोनों बात अलग अलग याद रखेंगे। गुरुत्वीय कहेगा तो आपका भाखरा वाला होगा। भारत का 14वां महारत्न कंपनी कौन बना है? देखिए जो है 13 महारत्न कंपनी हमने बताया था, 14वां महारत्न कंपनी अभी हाल में ही बन गए हैं। हाल में ही हाल बन गया है। ठीक है, हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। ये वायुयान वगैरह से संबंधित जो है आपका कंपनी है। तो ये भैया आपका जो है बन गया है 14वां। तो महारत्न की संख्या कितनी हो गई है? 14। महारत्न आप जानते हैं टर्नओवर के हिसाब से जो है इनको दर्जा दिया जाता है ना। तो ये महारत्न कंपनी हो गए 14। ये कौन कौन से हो गया? तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, ये तीनों एक साथ याद रखिए। याद रखने की तरीका, सेल, भेल, गेल एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं? देखिए सेल, भेल, गेल ये एक जैसा है ना। इसके अलावा HPCL, BPCL ये एक जैसा है ना। इसके अलावा एक CIL ये कोयला वाला, तो ये 4, 3, 7 को तो ऐसे ही हो जाएगा जी। पावर ग्रिड कंपनी अभी आया था और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला आया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC है ना, REC। तो 7, 8, 2, 9, तो 9 को तो ऐसे ही याद हो गए जी। और अभी आ गया हाल, तो हो गया 10। आएगो NTPC का परीक्षा देंगे, वो वाला NTPC नहीं है, नॉन टेक्निकल वाला, ये है नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन वाला, तो 11 गो हो गया। अब 2-3 गो नहीं हो याद रहेगा तो छांट देंगे आप, ठीक है भैया, तो कम से कम ऐसे जरूर याद रखिए। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत के समय दीवाने अर्ज नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था भाई गयासुद्दीन बलबन ने। वहां पे एक दीवाने कोही भी काफी पूछा जाता है जो आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करा गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की इतिहास तो आपको पता ही होगा, है ना। मोहम्मद गोरी को यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट होता है 1206 में, क्योंकि मोहम्मद गोरी का दामाद कहिए, है ना, गुलाम कहिए, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने 1206 में स्टार्ट करा और ये जो है सल्तनत कालीन इतिहास चला 1526 तक। फिर यहाँ पे बाबर आक्रांता आ गए जो 1526 में यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करा, ठीक है। और ये मुगल वंश 1857 तक सिपाही विद्रोह तक चला। फिर 1857 से 1947 एक अलग फेज है जो हमारा फाइट अंग्रेज के साथ हुआ करता था, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। ये पीढ़ी अगर याद रखेंगे इस भी, तो आपको बहुत सारे चीज ऑप्शन छांटने में मदद आ जाएगा और समझ भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों को याद करने की तरीका बता दिया है। गुल खिला तुम सनम लो, है ना, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। उसमें जो है आपका सैयद वंश का संस्थापक बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कोई सैयद खान नहीं खिजर खान है, ठीक है। बाद बाकी कई सारे यहाँ पे शासक का उपनाम पूछा जाता है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का भी पूछा जाता है। इसका नाम जूना खान था। नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन, नसरुद्दीन माफ कीजिएगा गयासुद्दीन बलबन, है ना, इनका नाम था भैया जिले इलाही। सिकंदर लोदी, निजाम खान, है ना। तो ये कुछ उपनाम भी है। मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है भैया? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो ये 3-4 गो उपनाम है, जरूर ध्यान रखें। सबसे ज्यादा दिन तक तुगलक वंश ने शासन करा था। तुगलक वंश के समय जो तैमूरलंग का आक्रमण होता है 1398 में, ये आज भी पूछा जाता है। ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में हुआ था। तैमूरलंग कहाँ का था ये भी बताया हूँ, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ये समरकंद का शासक था, है ना, और अफगानिस्तान का था गजनी और गजनवी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय का, अच्छा, जो आपका पारसी त्योहार नवरोज है, सिजदा और पैबोस है, रक्त एवं लौह की नीति है, ये सब करते थे कौन? जिले इलाही, यानी जो आपका बलबन है ना। रजिया जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला थी, 1236 में आई थी, 40 तक रही थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार जो है लिखे थे फारसी भाषा में। इसी प्रकार से हाल फिलहाल पूछा गया था रेहला की भाषा, जो मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने लिखा था, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। जो महात्मा गांधी का नवजीवन समाचार पत्र है, ये किस भाषा में? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, नवजीवन। जो बाल गंगाधर तिलक का केसरी जो पुस्तिका है, तो ये केसरी आपका जो है ना, मराठी भाषा में लिखा गया था। जो आपका ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी है, गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी, जो आपका सत्यशोधक समाज के फाउंडर भी है, तो ये भी आपका मराठी भाषा में लिखा गया था। जो आपका इंडिका है ना, मेगास्थनीज का, ये आपका यूनानी भाषा में लिखा गया था। जो आपका आमुक्त माल्याद है, जो आपका कृष्णदेव राय ने लिखे हैं आमुक्त माल्याद, ये आपका है ना तेलुगु भाषा में लिखा गया था। तो ये कुछ एक बातें आपको जरूर ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला है, देश में जनगणना 2011 के अनुसार इस्लाम धर्म की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ओवरऑल जनसंख्या कहेगा तो भी यूपी, ओवरऑल मुस्लिम जनसंख्या कहेगा तो भी यूपी, ओवरऑल सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहेगा तो भी यूपी। तो ये तीनों केस में आपका यूपी आंसर होगा, है ना। मैंने बताया था परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोग कहाँ पे रहते हैं? असम के अंदर रहते हैं, है ना। सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं। सबसे अधिक जैन धर्म के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं, है ना। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी बता दिया, लेकिन सबसे अधिक रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहेगा तो कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा, है ना, अर्बन वाला। और सबसे ज्यादा अर्बन परसेंटेज कहेगा तो गोवा के अंदर होगा। और अर्बन परसेंटेज डेंसिटी यानी सघनता कहेगा तो तमिलनाडु के अंदर होगा। ये एक एक बात बाल के खाल निकाल के बता चुके हैं, ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य है साहब, तभी तो साहब बनोगे, है ना भैया। ध्यान रखना सबसे कम पॉपुलेशन आपका सिक्किम का है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा और भी कुछ एक आंकड़ा, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ये सब ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट 74.04 था, सेक्स रेशियो 943 था, है ना। इसके अलावा जो है आपका
जो बाल चाइल्ड रेशियो बाल सेक्स रेशियो है ना वो 919 ही था, ये थोड़ा कम है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इसके अलावा क्या हो, चलते हैं आगे हम, है ना। इसके अलावा टोटल हिंदू की आबादी बता दिए थे 79.9, है ना, ये सब मैंने पिछले क्लास में अच्छे से कर दिया था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का जिक्र किया गया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें आपका जो कैग है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो वर्तमान में आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो ऐसे पद की जिक्र सबसे पहले आपको इस अधिनियम के तहत ही देखने को मिला था। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है ना। इसके अलावा इसी योजना में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसी के तहत जो है असहयोग आंदोलन इसी के बाद आया था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इसी में जो है प्रांत में दोहरी शासन, द्वैध शासन लागू करवाया गया था प्रांत के अंदर, लेकिन इस प्रांत वाले द्वैध शासन को समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसी प्रांत के जगह पे केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। भारत में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो मोर्ले मिंटो सुधार है इसे 1909 वाले को कहते हैं, और इसमें जो है सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये बात सब ध्यान रख लेंगे। हम चलते हैं आगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आधुनिक आर्टिकल जो है 148 है, जिसके तहत प्रेसिडेंट साहब इन्हें नियुक्त करते हैं, और ये लोक लेखा समिति में प्रतिवेदनाओं की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, और ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है, और इनकी जो पावर वगैरह हैं, जो शक्तियां हैं, ये आर्टिकल 149 में दर्शाई गई है, इन्हें ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक तानसेन के दामाद के द्वारा कौन से घराने की जो है स्थापना करी गई थी? अब देखिए तानसेन का जो दामाद है ना, ये आपका आगरा घराने को फाउंड किया था। आगरा घराने का जो फाउंडर है ये हाजी सुजात खान या सुजान खान, माफ कीजिएगा, हाजी सुजान खान नाम है इनका, है ना, हाजी सुजान खान, और ये सुजान खान जो है तानसेन साहब के दामाद थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तानसेन साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के धुरंधर थे, खास करके ध्रुपद वाले जो है आपका स्टाइल का, है ना। इनके अलावा तानसेन सम्मान एमपी सरकार देते हैं, और तानसेन का मकबरा ग्वालियर के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा जो आगरा का हो गया, अब आगरा घराने के कुछ कलाकार जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे फैयाज खान, लताफत हुसैन, दिनकर कांकनी, ये सब पूछे जाते हैं आगरा घराने से। जो आपका किराना घराना है उनके फाउंडर अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान हो जाएगा। इनके प्रमुख कलाकार भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, है ना, ये आपके किराना घराना में आ जाएगा। सवाई गंधर्व भी आ जाएगा, है ना। इनके अलावा और भी कई सारे घराने हैं। बनारस घराने के फाउंडर पंडित राम सहाय है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा घराना वाले कई बार करा दिए हैं 30 सीरीज के अंदर, एसएससी वाला जाके देखिएगा। वर्तमान समय तक भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं। बहुत सारे आंकड़े बदल गए हैं, अब भारत में जो है उसे ध्यान रखिएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो 18 हैं। इसके अलावा हॉट स्पॉट भारत में 4 हैं। कृषि जलवायु प्रदेश 15 हैं। इसके अलावा जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8। और भारत का टाइम जोन गुजरती है 5 राज्यों से। इसके अलावा और भी कुछ आंकड़े हैं जो यूनेस्को में शामिल साइट हो गए हैं, ये 43 हो गए हैं भारत का। जो रामसर साइट हो गए हैं ये 85 हो गए हैं। तो ये कुछ एक बात जो है आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, तभी आपकी काम बनेगी। ठीक है भैया, ये सब मैंने क्या क्या बताया। हॉट स्पॉट 4 गो है, कृषि जलवायु प्रदेश 15 गो है, भारत में कर्क रेखा 8 गो राज्य से गुजरता है, भारत का टाइम जोन 5 गो राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब फिर इधर आंध्र प्रदेश आएंगे, उड़ीसा आएंगे। ठीक है, इनके अलावा जो यूनेस्को में शामिल साइट है ये 43 गो हो गया है। आखिरी साइट जो है असम का जो है एक मतलब दफनाने की जगह है, उनको शामिल किया गया है। और जो रामसर साइट है ये 85 गो हो गया है। तो इस प्रकार से ये भारतीय कुछ आंकड़े हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच किस कर्व या वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। फिलिप्स साहब ने कहा कि अगर आपका महंगाई बढ़ेगा, महंगाई अगर मार्केट में बढ़ा हुआ है या फिर बढ़ने के तर्ज पे है, तो फिर आपकी जो है रोजगार भी उसी रेशियो में बढ़ता रहता है, मतलब रोजगार सही रहता है ना। और जैसे ही महंगाई आपका डिक्लाइन, पतन होने लगता है, यानी मुद्रास्फीति घटने लगता है, आपका बेरोजगारी जो है अप होने लगता है, अर्थात रोजगार भी घटने लगता है। समझ में आया कि नहीं समझ में? जैसे मुद्रास्फीति अगर बना है तो रोजगार के लिए ठीक है, इनका कहना है, और अगर नहीं बना है तो रोजगार के लिए
खतरा है, बेरोजगारी उत्पन्न करता है। और ये बात बहुत सत्य है ना। इसीलिए बहुत सारे सभी चीज़ों का बिल्कुल सस्ता हो जाना भी एक तरीके से किसी देश को डुबोने के जैसा है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि 200 रुपये टमाटर हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी मार्केट में दोनों बैलेंस होनी चाहिए, तभी जो है चलता रहेगा बढ़िया से। तो ये फिलिप्स वक्र है ना। इनके अलावा बेरोजगारी को कई बार मैंने आपको बताया है, ये कई फॉर्म के कई प्रकार के होते हैं। चक्रीय होते हैं, घर्षणात्मक होते हैं, टेक्निकल होते हैं, प्रच्छन्न होते हैं। ये सभी की फार्मूला बता चुका हूँ। जैसे टेक्निकल मतलब जो आदमी से द्वारा पहले काम होता था, आज जो है खुद ही टिकट निकल जाता है, तो टेक्निकल हो गया। एक आपका जो है प्रच्छन्न होता है कि भाई जितनी क्षमता है उतनी परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं और नहीं दे पाने का मजबूरी होता है उनके पास, यानी एक ही क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा आदमी को काम पे लगा होना। ठीक से सोचिएगा, समझ में आएगा। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी होती है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी अवरोध उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को कहते हैं अपन चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका एन लम्सडेन है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 2023 के लिए ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसी प्रकार से आपसे बहुत सारे बात पूछे जा सकते हैं। प्रथम महिला में पूछे जाते हैं आपका ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम महिला कर्नो मल्लेश्वरी थी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीती थी। पैरा ओलंपिक में प्रथम विजेता मैंने अभी आपको बताया था, दीपा मलिक, है ना, दीपा मलिक। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। महिला के संदर्भ में बहुत सारे चीज आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, जो आपका एनी बेसेंट है, और फिर सरोजनी नायडू है। कल या परसों वाली क्लास में हमने आपको अच्छे से ये बात समझाया है। रेलवे के क्लास नंबर मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं, एसएससी के क्लास नंबर 9 था वो, उसमें समझाया है भैया, जाके देखिएगा आराम से। प्रथम महिला के संदर्भ में कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको आगामी दिन में आपके सामने परोस सकता है। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा दिल्ली स्थित लाल किला परिसर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एगो जो है आगरा के किला के अंदर भी मोती मस्जिद है ना, मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद का मोती मस्जिद जो है, इनकी निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। तो ये दोनों अलग अलग जगह है, नाम सेम है, और दोनों का जो फाउंडर या फिर बनाने वाला है ये अलग अलग शासक के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, जो आगरा का किला है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, और जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के काल में मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा जो औरंगजेब है ना, इन्होंने अपने पिता को कैद करके रखा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। धर्मत की लड़ाई औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह के साथ लड़ा था, है ना। फिर देवराय की लड़ाई लड़ा था 1659 में, और देवराय की लड़ाई के उपरांत ही जो है औरंगजेब को सत्ता हासिल हुई थी। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ मुगल वंश से हमने शासकों का बात बताया है जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा जो आपका अगला एक क्वेश्चन रखा हूँ वो बताने के लिए। चलिए, मैं कुछ बताना चाहता था युद्ध के रिलेशन में। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 5 जून को जो है, माफ़ कीजिएगा, तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम आते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और आपका जो है रेडियो दिवस मनाते हैं, है ना। इसके अलावा आप और आगे आएंगे, मार्च में आएंगे तो आपका सबसे पहले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को सेना दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस है, माफ़ कीजिएगा, है ना। तो अभी मार्च में कौन सा मिलेगा अपने को, एक सेकेंड, 22 मार्च रखिए। 22 मार्च जल दिवस तो बता दिए थे यहाँ पे, तो मार्च में हो गया। फिर अप्रैल में 1 अप्रैल फूल दिवस मनाते हैं, है ना। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से अप्रैल में चलता है कुछ। फिर मई में आते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, है ना। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ है, कैसे आप रिवीजन कर लेंगे 2-2, 4-4, 5-5 हर महीना में इम्पोर्टेंट अगर आपने पकड़ लिया तो आपका काम बनेगा एग्जाम के अंदर। ये तरीके हैं। चलते हैं आगे। इनके अलावा
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह हल्दी घाटी किस राज्य में है? जैसे आपको पानीपत पूछा जाता है, जैसे आपका जालियांवाला बाग पूछा जाता है, जैसे आपका कुरुक्षेत्र पूछा जाता है, जैसे आपका है ना बमियान पूछा जाता है, जैसे आपका जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलनौर पूछा जाता है। तो क्या ये हल्दी घाटी ने कोई गुनाह किया है सर? नहीं ना। तो आने वाले समय में ये भी पूछे जाएंगे। जो राजस्थान एमपी के बच्चे हैं उनको तो आराम से समझ में आएगा, बिहार के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ेगा तो ये हल्दी घाटी राजस्थान के अंदर है ना, ये राजस्थान में हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की तरफ से जो है इसमें सेनापति थे मान सिंह, जो आमेर का राजा हुआ करता था, है ना, ये भी राजस्थान के ही थे, लेकिन ये अकबर की तरफ से सेनापति का रोल निभा रहे थे, है ना। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी राजस्थान में। मैंने कहा कलनौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, ये आपका पंजाब के अंदर है। पंजाब से एक क्वेश्चन आता है, पंजाब कितने पार्ट में बटे हुए हैं? तो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैंने कहा आपका जो जालियांवाला बाग है ना, ये आपका अमृतसर पंजाब के अंदर ही है। इसके अलावा मैंने कहा था पलासी, ये पलासी आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, इन्हें ध्यान रखें। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका फेमस प्लेस है और प्राचीन काल में किसी न किसी वजह से चर्च के केंद्र रहा था। ग्रैमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को दिया गया? देखिए 2024 में 5 भारतीयों को, 2023 में रिकी केज को मिला था। डिवाइन टाइड्स के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड मिला था। रिकी केज को पहली बार 2015 में मिला था, है ना, विंड्स ऑफ संसारा के लिए मिला था, ठीक है। तो रिकी केज को 3 ग्रैमी अवार्ड, पंडित रविशंकर को 5 ग्रैमी अवार्ड, जाकिर हुसैन साहब को 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। जुबिन जो मेहता है, जुबिन मेहता ही नाम है उनका, जो है सिम्फनी जो बजाते हैं भाई, उनको भी 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये सब जो है ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं। पहली बार सबसे पहले रविशंकर साहब को 1968 में मिला था वेट्स मिस्ट इट्स के लिए, है ना। तो पहली बार इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। रविशंकर साहब का भारत रत्न पूछा जाता है 1999 में। राजा राम मोहन राय किसके सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में कराए थे? डेविड हेयर के सहायता से। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करवाया? तो एनी बिसेंट के द्वारा करवाया गया था और ये 1898 में बनारस के अंदर जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जो बाद में चलकर BHU का रूप ले लेता है जी। और BHU की स्थापना 1916 में मानी जाती है और इनके फाउंडर मदन मोहन मालवीय साहब को माना जाता है, जिसे महामाना भी कहा जाता है। तो जो BHU का ओरिजिन है ना, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, जो बसाए थे बेसेंट, एनी बेसेंट, है ना। इनके अलावा आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में लाने का श्रेय जो है ये भी एनी बेसेंट को दिया जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। वेदांत कॉलेज किसने बसाया था? तो ये अभी बताएंगे आप, कौन? राजा राम मोहन राय, है ना, वेदांत कॉलेज। इसके अलावा चलते हैं आगे, जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उनके संस्थापकों में कौन शामिल रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक इत्यादि नेता, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। हम चलते हैं आगे, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है आपको बसाया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कौन वर्ष हुआ? तो 1986 में हुआ, है ना। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1986 में हुआ। नरेगा उरेगा के याद रखिएगा 2006-2009, है ना, 2009 में मनरेगा बना था। मिड डे मील को याद रखिएगा 1995 में हुआ था, ठीक है। काम के बदले अनाज कब आया था? आप लोग बताएंगे, काम के बदले अनाज कब आया था? काम के बदले अनाज का जो है योजना वाला कब आया था, है ना, इस भी बताना है। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 किस देश में खेली गई है? देखिए ये जो है पहले होने वाला था बांग्लादेश के अंदर, है ना, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो है धूम मच गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, वेन्यू को चेंज करके ये मैच जो है UAE में अब करवा लिए गए हैं, ठीक है। और इनके विजेता पहली बार न्यूजीलैंड कोई ट्रॉफी जीती है ना, तो महिला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट का न्यूजीलैंड जीत गई है साउथ अफ्रीका को हरा के। और जो पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ है, ये जीते हैं इंडिया, किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। तो साउथ अफ्रीका का किस्मत यहाँ दोनों जो है दोनों जगह देख लीजिए। तो वही बोलते हैं, जब लक साथ न दे रहा हो तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो है साउथ अफ्रीका दोनों जगह उपविजेता रह गया इस बार, फिर भी नहीं बने विजेता। न्यूजीलैंड, चलिए संतोष इस बात से है कि न्यूजीलैंड ने जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता होता तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही, मतलब कुछ फीलिंग नहीं रहता, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे।
T20 वर्ल्ड कप महिला वाले की शुरुआत बताए थे कि 2009 में हुआ था और पुरुष वाले की शुरुआत 2007 में हुआ था। इंडिया 2 बार जीता है, 2007 और 2024 में। ठीक है, इंडिया T20 महिला फॉर्मेट एको बार नहीं जीते हैं। T20 फॉर्मेट के अंडर 90 कैडर का प्रथम खेल 2023 में हुआ था महिला वाला, जो विजेता इंडिया रहा था और वहाँ पर भी इंग्लैंड को हराया था, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे इंग्लैंड को हराया था। ICC अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच हुआ था, जिसमें इंडिया जीते थे। शेफाली वर्मा की कप्तान था। और ये जो आपका T20 महिला वाला अभी आप देख रहे हैं 2024 में, इसमें कप्तान रहे थे हरमनप्रीत कौर। कौन थे भैया? हरमनप्रीत कौर जो है आपका कप्तान थी, है ना। ये हरमनप्रीत कौर को जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में भी जो है शामिल किया गया, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग में कौन सा क्या चीज़ रखा गया है? तो नोबेल गैस जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन है, ये सब आवर्त सारणी के वर्ग 18 में है। वर्ग 17 में क्या है? हेलोजन फैमिली है। 16 में क्या है? केल्कोजेन, जिसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। 3 से 12 को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमणीय तत्व कहते हैं। 1 में क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल को रखते हैं और 2 में किसको रखते हैं? अल्कलाइन पृथ्वी मेटल को रखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। ठीक है, ध्यान रहेगी ना रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीकरण नंबर याद करना सिखा दिए हैं कि पहला वाला वर्ग 1 का होता है +1, वर्ग 2 का होता है +2। अब वर्ग है ना 3 से 12 को आपको भूल जाना है। ठीक है, तो 13 का +3 और 14 का अब यहाँ से माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 का कितना हो जाएगा? +4, माफ़ कीजिएगा। 15 का हो जाएगा -3, है ना। 16 का -2, 17 का -1 और 18 का 0। इस प्रकार से जो है आप ध्यान रखेंगे, है ना। 18 का 0 ही होता है ना जी। सही है जी, है ना। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा अगला है कि भाई, अच्छा नोबेल गैस बता दिया था ना, इसे जो है अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगला है भाई, श्याम मणि देवी का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, श्याम मणि देवी का संबंध जो है ये आपका ओडिया संगीत से है, ओडिशा संगीत से है। श्याम मणि देवी को 2022 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। देवी में कितने देवी को आपको याद रखना है? सितारा देवी काफ़ी बार पूछा जाता है। सितारा देवी ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपका अखम लक्ष्मी देवी पूछा जाता है, अखम लक्ष्मी देवी पूछा जाता है, तो ये जो है आपका मणिपुरी से हो जाएगा। इनके अलावा बिंबावती देवी, कलावती देवी, ये भी दोनों मणिपुरी से ही हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेल पूछा जाता है ना। तो ये जो भी देवियां हैं इनको जरूर याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि इनका रिलेशन किस नृत्य से है या फिर किस विद्या से है। ठीक है, एक आपका अभी शारदा सिन्हा जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। उनका जो अवार्ड है कब कब मिला है और ये किससे संबंधित थी? तो बिहार के लोकगीत से संबंधित थी, है ना। ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। अभी इस दुनिया में नहीं है और काफ़ी बड़े पॉपुलर जो हैं आप कैरेक्टर कह सकते हैं, बिहार कोकिला कही जाती है। तो इनके बारे में क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी 3-4 महीने के बाद एग्जाम होगी। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा श्याम मणि देवी हो ही गई। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते थे, है ना। तो 22% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे निवास करते थे जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना का डाटा मैंने ऊपर एक क्वेश्चन था जनगणना वाला, वहाँ पे पूरा बता ही दिया था। तो मैं चलता हूँ आगे। अगला है, संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु किस अनुच्छेद के तहत भेजी जाती है? अगर संसद में कोई भी विधेयक पास हो जाता है, अगर दोनों सभा में हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रखा जाता है। तो ये आर्टिकल 111 इस पे काम करता है। मैंने 110 से 114 तक आपको बताया है, जरूर याद रखना है, आपको काम आवेगा। 110 मैंने धन विधेयक बताया था, 111 मैंने बताया था कि भाई कोई भी विधेयक जब पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बताया था, 113 अनुदान वाला बताया था और 114 विनियोग विधेयक बताया था। ये चारों पांचों जरूर याद रखिएगा। 108 भी इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइंट सीटिंग होते हैं, जो आपका राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंड रूप से बैठक के लिए, तो वो वाला वहाँ पे आर्टिकल काम करता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इसके अलावा 1, 2, 3 अध्यादेश जारी, एक अध्यादेश याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब का। प्रसिद्ध मार्टिन द्वीप किस देश में है? तो ये बांग्लादेश में है मार्टिन। जावा सुमात्रा किस देश में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, वो कहाँ पे है? डेनमार्क में है। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ द्वीप याद रख लेंगे, है ना। इसके अलावा
चरक किसके दरबारी चिकित्सक हुआ करता था? ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक हुआ करता था। भारत में सिल्क मार्ग की खोज आपसे पूछा जाता है। सिल्क मार्ग, तो सिल्क मार्ग की खोज जो है ये जो है कनिष्क ने किया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। कनिष्क के समय जो है आपका चौथा, है ना, चौथा जो आपका ये हुआ था बौद्ध संगति, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो ये आपका कनिष्क के समय ही हुआ था, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कफडीसिस थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा अब भी आकार की घाटी किस प्रकार की नदियां की प्रमुख विशेषता है? तो जो हिमालयी नदियां होते हैं ये भी आकार की घाटी को फॉलो करता है, और जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी होती है ये जनरली यू आकार के। हिमालयी जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। यू आकार की जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ये संभवतः डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। ये जो हिमालयी नदियाँ होती है ये लंबी दूरी की नदियाँ होती हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ होती है ये छोटी दूरी की नदियाँ होती है। हिमालयी नदियाँ में स्लोप जो है काफ़ी तेज होते हैं, ढाल बने होते हैं, है ना, क्योंकि जल का रफ्तार करंट काफ़ी तेज होता है ना। और जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी होते हैं ये उथले होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जल का रफ्तार जो है कम होता है, तो ये शांत होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा तेज होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्षा पे डिपेंड करता है पेनिनसुलर इंडिया की नदी, और ये जो हिमालय की नदी है इसे जल स्रोत के रूप में आपका ग्लेशियर वगैरह और वर्षा दोनों मिल जाता है, तो इसीलिए फास्ट होता है। समझ में आया? ये दोनों मैंने कई बार आपको बताया है कि इसे ज़रूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके कथन के रूप में एग्जामिनर पूछा करता है। राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने कब जीता था? ये 1958 कार्डिफ में हुआ था ये राष्ट्रमंडल खेल। यहाँ पे मिल्खा सिंह ने 400 मीटर के दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। रूपा कृष्णन इसी खेल में जो है महिला में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपका कर्नो मल्लेश्वरी है। पैरा में दीपा मलिक है ना। और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो है आपका पेटकर साहब है ना। और इस प्रकार का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में? भारत में वनडे क्रिकेट में प्रथम शतक स्वतंत्रता के बाद कपिल देव साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और टेस्ट स्तर पे लाला अमरनाथ, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक बातें और कुछ एक क्वेश्चन जो आपको मदद करेगा आपकी जर्नी में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी पेड कंटेंट चाहिए, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहाँ पे बाय करेंगे कंटेंट को। जय हिंद दोस्तों।